ऑफ मास सेम पॉइंट पे होंगे क्या? देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास, चलो मैं वही बताया था। सी इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी बिग देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास सेम पॉइंट पे नहीं रहते, अलग अलग पॉइंट पे होते हैं। जैसे देखो ये मेरा क्या है, बुर्ज खलीफा, वैसे मैंने एक एग्जांपल दिया माउंट एवरेस्ट। बड़े बड़े ऑब्जेक्ट में म्यूट म्यूट सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेम नहीं होते। बट इफ आई हैव वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, जैसे आप हो गए, मैं हो गया, छोटी हमारी बिल्डिंग्स हो गई, इसमें क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पे रहते हैं। रीजन क्या है, इन ऑब्जेक्ट्स पे ग्रेविटी क्या है, सेम एट ऑल पॉइंट्स। इन ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी सेम एट ऑल पॉइंट्स, बट इन ऑब्जेक्ट्स में ग्रेविटी इज नॉट सेम एट ऑल पॉइंट्स, बिकॉज ग्रेविटी हर पॉइंट में सेम नहीं है, इसलिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पे नहीं रहते। आया समझ में? यस सर। तो यही पढ़ाया था मैंने, ठीक है। मैंने कल यहाँ पे कंक्लूड किया था, see there are two ways of determining position of center of gravity for any object, ठीक है। वन इज रैंडम वे, ट्रायल मेथड, राइट। जो आप करते हो, आप एक स्केल लेते हो, यहाँ पे फिंगर रखते हो, फिर थोड़ा शिफ्ट करते हो, फिर यहाँ पे फिंगर करते हो, फिर यहाँ पे फिंगर करते हो, तो लेफ्ट साइड जाएगा, थोड़ा लेफ्ट करोगे, राइट साइड जाएगा, थोड़ा राइट करोगे, फिर ऐसे करके आप बैलेंस करते हो। कभी आपने किया ऐसा? किया होगा, यस सर। है ना। दिस इज द फर्स्ट वे विच इज नोन एज ट्रायल मेथड। तो आप ट्रायल मेथड के थ्रू क्या है, एक फिक्स पॉइंट लेते हो और उस पॉइंट के थ्रू बैलेंस करते हो। तो सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मुझे ट्रायल मेथड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, उसको यहाँ से होल्ड करूंगा, फिर देखूंगा ये तो रोटेट हो रहा है, फिर यहाँ पे रखूंगा तो दूसरी साइड रोटेट हो रहा है, फिर ऐसे 10 जगह पॉइंट में रख रख के क्या करूंगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइनली मुझे एक पॉइंट में मिलेगा जिससे वो रोटेट नहीं हो रहा है, बैलेंस हो जा रहा है उस पॉइंट। तो पॉइंट मेरे को क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दिस इज अ ट्रायल एंड एरर मेथड। एक मेथड क्या है टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिस इज स्टैंडर्ड वे। अब देखो कैसे करते हैं। सपोज ये रैंडम ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने हैंग किया, ठीक है। पहले मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, इस पे 3-4 पॉइंट लगाता हूं, ए बी सी। फिर क्या करूंगा, मैं इसको ए से हैंग करूंगा, आई हैंग इट फ्रॉम ए। जब ए से हैंग करूंगा तो कुछ ऐसे लटकेगा ये, तो मैं क्या करूंगा, ए के अक्रॉस लाइन खींच दूंगा, आई हैंग, मैंने ये लाइन खींच दी जैसे ये लटका था ग्रेविटी के अलोंग, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको बी के अलोंग हैंग करूंगा। जब मैं बी के अलोंग हैंग करूंगा, अब ये लाइन मेरी ऑलरेडी मार्क है, राइट। नाउ आई हैंग इट अलोंग बी। जब मैं इसको बी के अलोंग हैंग करूंगा, तो ये ऐसे कुछ लटकेगा। अब मुझे बी की लाइन मिल गई, ऑलरेडी मेरे पास ए की लाइन थी, राइट, ये मेरी ए की लाइन थी। अब मेरे पास एक तीसरा पॉइंट बचा है, क्या, सी पॉइंट। अब मैं सी के अलोंग हैंग करूंगा, आई हैंग इट अलोंग सी। अभी सी पॉइंट के अलोंग हैंग किया, ऑलरेडी ए के अलोंग मुझे लाइन मत पता थी, बी के अलोंग लाइन पता थी, अब ये सी के अलोंग भी मैं लाइन ड्रॉ करूंगा। अब ये सारी लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा मेरा, वो पॉइंट मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मैं देखो इसमें भी यही कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट इसको ए पॉइंट के अलोंग हैंग किया, फिर सी के अलोंग हैंग किया, फिर बी के अलोंग हैंग किया, ये 3 पॉइंट के अलोंग हैंग किया और उसको एक्सटेंड किया। अब ये जो तीनों लाइन है मेरी ए बी सी से, वो क्या होंगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को क्या बोलते हैं सर, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ मीडियन, काइंड ऑफ मीडियन ही है। हमने बचपन में एक्टिविटी की थी, हाउ टू फाइंड मीडियम। एक्चुअली मैंने बचपन में किया था, टू फाइंड मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। हम क्या करते थे, ट्रायंगल को 3 साइड से लटकाते थे और फिर लाइन खींचते थे, जहां से वो इंटरसेक्ट होता था वो मीडियम होता था। आपने कोई पढ़ा ही है बचपन में एक्टिविटी की है आपने, ट्रायंगल को 3 वर्टिसेस से लटकाओ। आप कभी कर सकते हो, ट्रायंगल को 3 वर्टिसेस से लटकाओ, ए बी सी। अब देखो ए की लाइन खींच दो जहां से वो हैंग हो रहा है, फिर बी से लटकाओगे तो बी से लाइन खींच दो, फिर सी से लटकाओगे सी से लाइन खींच दो, वो सेंट्रॉइड पे मिलेगा।
सेंट्रॉइड पे मिलेगा। तो ये सेंट्रॉइड है, यही मेरा क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखो सेंटर ऑफ मास भी यही है, स्मॉल ऑब्जेक्ट है, राइट। अब देखो ये एग्जांपल है, फिर देखो ये ए पोजीशन पे मैंने लाइन खींची, देखो ये ए पोजीशन पे लाइन खींची, ये ए पॉइंट था, सर फिर मैंने बी पोजीशन पे भी लाइन खींच दी, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक तीसरी जगह से लटकाया, सी पोजीशन पे लाइन खींची लटका के एक ऑब्जेक्ट को। अब देखो ये तीनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये अब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो क्या होगा, मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखो सबसे अमेजिंग बात क्या है, आप इसको 10 जगह से लटकाओ, आपका क्या होगा, हर बार लाइन कहां से पास होगी, हर बार लाइन आपकी कहां से पास होगी, एक ही पॉइंट से पास होगी, बिकॉज ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्ट्रेट लाइन में आता है। कितनों को ये समझ में आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? सर नहीं, इज नॉट एक्स बाय जेड, रैंडम रैंडम कोई भी लो पोजीशन, यू कैन टेक एनी 3 पॉइंट्स। एक मिनट, आप ए बी सी ये ले लो, देखो इससे लटकाओगे तो ऐसे जाएगा, राइट। जब इसको आप वर्टिकली लटकाओगे तो कुछ ऐसे जाएगा स्ट्रेट, जब इसको आप वर्टिकली लटकाओगे तो लाइन ऐसे जाएगी। ये तीनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। शायद अगर आपका स्कूल खुलता तो आपको एक्सपेरिमेंट करवाते। दिस इज आल्सो वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट व्हिच इज डन इन क्लास, बट अभी आई फील कि yes you can take 100 points, you can take 100 points, सब क्या होंगे, सब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही पास होते हैं। अब पूछो क्या हुआ, क्या हुआ शिवम? सर मैं ये पूछ रहा था कि हम कितने, मतलब वही आपने बता दिया सर अभी, मतलब 100 पॉइंट से ले सकते हैं या हाँ 2-3 पॉइंट से ले सकते हैं। देखो 3 पॉइंट से बेटर रहता है, बेटर रहता है, 2 से तो ज्यादा ही लो, क्या है 2 पॉइंट में कई बार एरर हो जाता है, राइट। तो 3 लोगे तो कंफर्मेशन अच्छा रहता है। ठीक है, हमने ये पॉइंट पढ़ा था। आज हम कुछ डेरिवेशंस पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेटली, आज 1 2 3 4 5 6 मतलब पूरा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, आई होप। तो अगर आज चैप्टर हो जाएगा तो दिवाली में मैं आपको थोड़ा रिलैक्स कर दूंगा, छुट्टी तो नहीं दूंगा लेकिन छोटी क्लास लूंगा, क्योंकि दिवाली में आपको थोड़ा रिलैक्स करना है। ओके उस दिन बच्चे आएंगे। ओके, पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, when a force is applied at an object, when force is applied at an object moves along the line of action of force, then torque of an object about the fixed point don't change। ठीक है, इसका मतलब क्या है देखो, when a force, अच्छा ये एरर ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, when a force applied on an object moves along the line of action of force, then torque of an body, पता नहीं कितना एरर है, torque of a body about the fixed axis or fixed point don't change। Again I say, when a force applied on an object moves along the line of action of force, then torque of a body about the fixed point don't change। इसका मतलब क्या है? अब देखो, अब मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट समझाता हूँ। व्हाट डज इट मीन? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कितनों को याद है? मैंने पढ़ाया था लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? जो वेक्टर की वेक्टर जिस लाइन के अलोंग जाते हैं वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर होती है, राइट? पढ़ाया था मैंने। अब देखो सपोज ये मेरे दो वेक्टर्स हैं, दो फोर्स है, राइट? ये एक फोर्स है, दूसरा फोर्स है। अब देखो ये क्या होगा, इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर होगा और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सो दिस इज व्हाट, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब देखो ये स्टेटमेंट बोल क्या रहा है, व्हाट दिस स्टेटमेंट इज टेलिंग, अगर मैं एक फोर्स लगाता हूं, व्हेन आई अप्लाई अ फोर्स, और अगर वो फोर्स मेरा इस लाइन में मूव कर रहा है तो क्या होगा? टॉर्क चेंज नहीं होगा, टॉर्क चेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज इन टॉर्क। मतलब अगर मैं 10 न्यूटन यहां लगाऊं, 10 न्यूटन यहां लगाऊं, 10 न्यूटन यहां लगाऊं, कहीं पे भी लगाऊं 10 न्यूटन, wherever I apply 10 न्यूटन, wherever I apply 10 न्यूटन,
there will be no change, there will be no change. सी मैं कितने पॉइंट में लगा रहा हूँ, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट. सी if 10 Newton of force is applied on an object at point A, B, C, D, E, then torque don't change. टॉर्क मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स चेंज बिल्कुल नहीं होगा. देयर विल बी नो चेंज इन द मोमेंट ऑफ फोर्स. तो अगर मैं 10 न्यूटन ऑफ फोर्स, बिकॉज व्हाट इज द रीजन इज सबका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है. बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन इज सेम. आपको मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, इसको डिराइव करते हैं, बहुत इजी है, टफ नहीं है. ठीक है, तो मैं एक बार फिर समराइज करता हूं. अब देखो, अगर ये एक लाइन है और मैं इस लाइन पे 10 पॉइंट, यस ये एक लाइन है, इस लाइन पे मैं ए बी सी डी ई, ये पांचों जगह मैं क्या दे रहा हूँ, पांचों जगह मैं एक ही फोर्स दे रहा हूँ. 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन, सब एक ही लाइन में. तो क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट इस पे टॉर्क चेंज नहीं होगा, इस ऑब्जेक्ट का टॉर्क चेंज नहीं होगा. ठीक है, आई विल डिराइव दिस, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा. अब देखो, सपोज ये 10 न्यूटन फोर्स है, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे सपोज ये 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और ऐसे सम फोर्स F, और सेम फोर्स यहाँ पे लग रहा है, दोनों जगह एक ही फोर्स लग रहा है. ठीक है, ये मेरा क्या है, दिस इज माई एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज माई एक्सिस ऑफ रोटेशन. This is a plane, this is a plane perpendicular to axis of rotation. क्यों प्लेन ले रहा हूं, क्योंकि रेडियस जो डिस्टेंस है, आपको ने बताया था, जब हम डिस्टेंस लेते हैं वो किसका लेते हैं, हर प्लेन का क्या लेते हैं, अलग अलग लेते हैं. ठीक है, ये मेरा एक प्लेन है, अब मैंने ये डिस्टेंस लिया r1 और ये डिस्टेंस लिया r2. अब देखो, फोर्स और r1 में सपोज ये डिस्टेंस है θ1, और यहाँ पे फोर्स और r2 में ये डिस्टेंस है θ2. राइट, यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यहां तक आ रहा है. तो ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे टॉर्क लेता हूँ, राइट, आई टेक टॉर्क हियर एट पॉइंट ए. अब देखो ये टॉर्क क्या हो जाएगा, दिस टॉर्क विल बी इक्वल टू r1 f sin θ1. एग्री और नॉट, यही लेते हैं टॉर्क, rf sin थीटा, राइट. अब देखो इस पॉइंट पे टॉर्क क्या होगा, व्हाट विल बी टॉर्क एट दिस पॉइंट, सपोज ये T1 है. ठीक है, T2 क्या होगा, व्हाट विल बी T2, T2 विल बी व्हाट, r2f sin थीटा. ये मेरा क्या है, T1 और ये T2 है. T2 को थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, T2 इज इक्वल टू r2f sin थीटा 2. सर ये कौन से टॉपिक के अंदर आता है, हाँ, ये वही चल रहा कौन है, से टॉपिक के, ये टॉर्क ही चल रहा है. अभी कल भी टॉर्क ही पढ़ाया था, परसों भी टॉर्क ही पढ़ाया था, टॉर्क ही चल रहा है. ओके सर. ये पूरा टॉर्क ही, 3-4 क्लास से मैं टॉर्क ही चला रहा हूँ, बीच में बस एक बार एंगुलर मोमेंटम लाया था मैं. चलो ठीक है, वो एक ही दिन में हो गया था. चलो ठीक है स्टूडेंट्स, अब सपोज आई कंसिडर दिस अ ट्रायंगल. अब मैं ये ट्रायंगल, इसको ध्यान से देखो, ये मेरा O है, ये मेरा A है, और सपोज मैं एक परपेंडिकुलर बनाता हूं D.
देखो OAD is a right angle triangle, OBD is a right angle triangle. You agree or not? OAD अगर मैं परपेंडिकुलर बनाता हूँ, राइट, तो देखो OAD is a right angle triangle, OBD is a right angle triangle. आ रहा है समझ में? OAB, OAD and OBD, right? देखो now in triangle OAD, अब देखो अगर आपको याद होगा ये वेक्टर कंपोनेंट, व्हाट इज OA sin θ1, व्हाट इज OA sin θ1, OA sin θ1 क्या होगा, OA sin θ1 क्या होगा, OD होगा कि नहीं? तो देखो OA sin θ1 which is R1, right? See OA sin θ1 which is equal to R1 sin θ1 is equal to OD. तो मेरा τ1 क्या हो जाएगा, τ1 will be equal to OD into F. कितनों को यहां तक आया समझ में? आ रहा है? इजी है, राइट? अब देखो इन ट्रायंगल, अब मैं यहां पे लेता हूं इन ट्रायंगल OBD, OBD, अब देखो OB sin θ2, देखो OB sin θ2 is equal to R2 sin θ2. R2 sin θ2 क्या हो जाएगा, OD होगा कि नहीं, which is equal to OD. तो मेरा τ2 भी क्या हो गया, τ2 भी क्या हो गया, OD into F. मतलब क्या, τ1 τ2 दोनों इक्वल है. सो फ्रॉम 1 and 2 ये मेरा 2 हो गया OD. थैंक यू. और ये सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 τ1 is equal to τ2. It's not only here, मैं कहीं पे भी लगा दूं. Even if I take a force of 10 Newton, if I take a force of 10 Newton and I put here, so क्या होगा, τ3 will also be same. τ3 अगर ये पॉइंट मेरा E है, τ3 is equal to τ2 is equal to τ. कितनों को आ रहा है समझ में यहां तक? इजी है? यस हर्षल. T3 मैं बोल रहा हूं, जैसे देखो मैंने 10 न्यूटन ए पे लगाया, 10 न्यूटन बी पे लगाया, वैसे मैं 10 न्यूटन ई पॉइंट पे लगा देता हूं. अब देखो तीनों की लाइन सेम है कि नहीं, तीनों की लाइन सेम है, तीनों की फोर्स की वैल्यू सेम है, लाइन सेम है, फोर्स की वैल्यू सेम है, तो क्या होगा, तीनों का टॉर्क सेम होगा. आया अनवय समझ में? यस हर्षल. आज क्या क्या नहीं समझ में आ रहा डायग्राम में? सर इधर R2 sin θ2 OD कैसे आया? वेक्टर कंपोनेंट ना, OBD, OBD से राइट एंगल ट्रायंगल ना, मैंने OD एक परपेंडिकुलर बनाया है लाइन पे, ये लाइन नहीं दिख रही आपको? यस सर. तो मैंने परपेंडिकुलर बनाया. तो देखो R2 sin θ2 क्या हो जाएगा, ठीक है मैं समझाता हूं. देखो मेरे पास तीन फोर्स है, एक पॉइंट ए पे है, एक पॉइंट बी पे है, ठीक है, पॉइंट ए पे है, पॉइंट बी पे, मेरे दो फोर्स. अब देखो फोर्स मेरे क्या है, दे आर एक्टिंग ऑन द सेम लाइन, दे आर एक्टिंग ऑन द सेम लाइन, दैट मींस दे आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, सेम है. म्यूट कर लो. ठीक है, अब देखो अब टॉर्क क्या होगा, मैं O से क्या निकालूंगा, डिस्टेंस R1 फोर्स पे, और वैसे ही O से एक R2 फोर्स
डिस्टेंस लूंगा इस फोर्स पे, ठीक है। अब देखो ये पहले मैं इस पॉइंट पे टॉर्क निकालता हूँ, तो टाउ वन क्या होगा, R1 F, ये N एक्चुअली न्यूटन है, इसको हटा देते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। R1 F साइन थीटा वन। तो देखो OAD ट्रायंगल लोगे अगर आप, OAD, देखो इन ट्रायंगल OAD अगर आप ध्यान से देखोगे, OA साइन थीटा इज इक्वल टू OD, राइट, और OA क्या है मेरा, R1 ही है, तो OA साइन थीटा वन इज इक्वल टू R1 साइन थीटा वन इज इक्वल टू OD। तो फाइनली टॉर्क क्या हो गया मेरा, टाउ वन, R1 साइन थीटा वन को मैंने OD से रिप्लेस कर दिया, तो OD इंटू F। यहां तक आया समझ में, हर्षल आया? चलो ठीक है। अब देखो, अब मैं बी पॉइंट पे निकालता हूँ टाउ टू। टाउ टू क्या होगा, R2 जो फोर्स है F साइन थीटा टू, how OD is equal to OB, OD is not equal to OB, OD is equal to OB sin theta। हाँ अटेंडेंस दे दे। अटेंडेंस हाँ सर। अभी लूंगा मैं, अरे अभी तो क्लास स्टार्ट है, थोड़ी देर बैठो। चलो ठीक है, कहाँ था मैं, यस, शिवम ध्यान से देखो, OD इज इक्वल टू OB नहीं है, OB साइन थीटा इज इक्वल टू OD। अब देखो ध्यान से देखो, ये OBD क्या है मेरा, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट, OB, ये मैंने D एक परपेंडिकुलर बनाया, ये मेरा क्या है, थीटा टू, ये मेरा थीटा टू है, ये मेरा क्या है, R2। अब देखो OB साइन थीटा टू इज इक्वल टू OD। नहीं समझ में आ रहा शिवम, ये कैसे हुआ? सर ये क्या कोई लॉ है क्या? ये उसको ले वेक्टर सकते हैं। कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। अगर आप कॉस लोगे तो BD आ जाएगा, साइन लोगे तो OD आ जाएगा। वेक्टर्स भूल गए, साइन थीटा टू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस sir, सॉरी yes. हाइपोटेन्यूस को इधर ले आओ, Yes, परपेंडिकुलर sir, बाय, ठीक है, तो वही क्या, तो मेरा ये OD हो गया, OB sin theta 2 becomes OD, तो top 2 becomes ODF। अब 1 और 2 को कंपेयर करूंगा, चलिए ये 1 है, ये 2 है, तो टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 2। सो व्हाट आई मीन टू से, आप कोई भी ले लो, A ले लो, B ले लो, E पॉइंट ले लो, अगर सेम लाइन में, तीनों सेम लाइन में, मतलब तीनों का क्या सेम है, सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम है, सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, और दोनों तीनों की वैल्यू भी सेम है, 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन या कुछ भी, तो टॉर्क सेम होगा, टॉर्क चेंज नहीं होगा। यहां तक आया समझ में, हर्षल आया आपको, अब क्लियर है? यस सर। अब देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फाइनली द टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वहां पे दिख नहीं रहा होगा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फिक्स पॉइंट क्या है, ये पाइवट, एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। आपको एक्सप्लेन करता हूं, सपोज ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है, अब ये मेरी फोर्स है, दिस इज माय फोर्स 10 न्यूटन,
ठीक है, ये इस लाइन के अक्रॉस जा रहा है और ये मेरा फिक्स पॉइंट है। और मुझे टॉर्क निकालना है, ये 10 न्यूटन फोर्स ओ पे कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, अब फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका अक्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। सपोज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरा 6 मीटर्स, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क विल बी व्हाट 10 into 6 is एफ equal एस to साइन थीटा। 16। देखो साइन थीटा की जरूरत ही नहीं है, वही मैं बोल रहा हूँ, आप डायरेक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। साइन थीटा इज आल्सो करेक्ट, लेकिन फाइनली व्हाट इज साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा, r sin theta, r sin theta is coming what the perpendicular distance only, right? मैंने अभी निकाला OD राइट। तो क्या करो, सीधे आप क्या निकाल लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। ये 10 है और ये क्या है मेरा, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, उससे सेंटर का डिस्टेंस सपोज 6 मीटर है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा 10 into 6 इक्वल टू 60 न्यूटन। कौन से डायरेक्शन में लगेगा, क्लॉकवाइज। कौन से केस में होगा कि हमें थीटा लेना पड़ेगा? थीटा निकालोगे जब भी वही हो, देखो थीटा निकालोगे, अगर आप ये थीटा निकालते भी हो, सपोज ये r है, तो r sin थीटा क्या होगा, व्हाट विल बी दिस r sin थीटा, r sin थीटा विल कम एज 6 ओनली। नहीं आ रहा समझ में? देखो अगर आप r sin थीटा भी निकालते हो, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको बनेगा, चिंता मत करो, और ये क्लियर करूंगा मैं आपको कॉन्सेप्ट। अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो बनेगा, लेकिन हमेशा याद रखना, या तो आप क्या करो, इसको लेबल करके समझा देता हूँ। सपोज ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। तो देखो टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू OA साइन थीटा, ये भी करेक्ट है। और आइदर यू कैन राइट टॉर्क इक्वल टू F OA की जगह क्या डाल दो, सीधे OB डाल दो, क्योंकि व्हाट इज OA साइन थीटा, OA साइन थीटा इज नथिंग बट OB। कितनों को ये समझ में आ रहा है व्हाट आई एम डूइंग, कितनों को समझ में आ रहा है? सर मुझे आ गया, वेरी गुड। चलो संकेत को आ रहा है, अनघा आ रहा है आपको, गौरव, गायत्री, पवन, सोनाली, वेरी गुड। चलो ठीक है, अब 3 क्वेश्चन है, ठीक है, हम तीनों क्वेश्चन करते हैं, इससे वो क्लियर होगा, राइट। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस अबाउट द पॉइंट सी, अबाउट द पॉइंट सी मतलब सी पॉइंट मेरा फिक्स है, सी पॉइंट क्या हो गया मेरा, पाइवट हो गया, बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन परपेंडिकुलर टू AB। AB के परपेंडिकुलर मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं, एक 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं। मुझे पॉइंट सी के अलोंग क्या चाहिए, मुझे पॉइंट सी के अलोंग टॉर्क चाहिए। आई नीड टू फाइंड टॉर्क अलोंग पॉइंट सी एंड द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू AB। क्वेश्चन आ रहा है समझ में, क्वेश्चन आ रहा है? तो पहला पार्ट कर रहे हैं, राइट, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब देखो उसको करने के 2 तरीके हैं। एक क्या तरीका है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन देखो, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है। अब लाइन ऑफ एक्शन और पाइवट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लाइन ऑफ एक्शन और पाइवट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो ये 3 है यही 3 यहाँ पे आएगा। टॉर्क क्या हो जाएगा, डायरेक्ट दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इनटू फोर्स व्हिच इज 30 व्हिच इज 10, क्या आ गया 30 न्यूटन मीटर। ये एक मेथड। अब दूसरा मेथड जो आप बोलते हो RF साइन थीटा। अब ठीक है, फोर्स कहां लग रहा है, 10 न्यूटन यहां लग रहा है, R क्या लग रहा है, R 5 है, राइट। थीटा कितना होगा, थीटा ये होगा, राइट। तो टॉर्क क्या हो जाएगा मेरा, RF साइन थीटा, R क्या होगा 5, F क्या होगा 10
इंटू साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा विल बी व्हाट, साइन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो 5 इंटू 10 इंटू साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। 5 5 कट जाएगा, तब भी आंसर 30 न्यूटन ही आएगा। आया समझ में? यस सर। इजी है, तो आप दोनों से कर सकते हो। अब देखो इसमें एक अच्छी, अब जो मैंने थ्योरम समझाई इसका मतलब क्या है। अब सपोज देखो मेरा जो 10 न्यूटन फोर्स है, अगर वो 10 न्यूटन यहाँ पे भी लग रहा होता, अगर वो 10 न्यूटन इवन इफ आई हैड अप्लाइड हेयर, जब भी टॉर्क क्या रहता, 13 न्यूटन मीटर। क्यों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है। जब भी इवन इफ आई वुड हैव केप्ट और अप्लाइड 10 न्यूटन हेयर, टॉर्क में चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन से डिस्टेंस 3 ही है। तो पूरा खेल किसका है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस नॉट ओनली फॉर टॉर्क, इवन दिस कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड फॉर एनी क्रॉस प्रोडक्ट। हर कोई क्रॉस प्रोडक्ट, इवन इन योर 12th क्लास, दिस कॉन्सेप्ट विल बी अप्लाइड इन सो मेनी प्लेसेस। तो ठीक है, अब आगे करते हैं कॉन्सेप्ट। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस अबाउट द पॉइंट सी, पॉइंट सी मतलब AC के अबाउट, by force of 10 न्यूटन परपेंडिकुलर टू AC, by the force of 10 न्यूटन परपेंडिकुलर टू AC। अब देखो 10 न्यूटन किसके अलोंग लग रहा है, AC के परपेंडिकुलर। अब बताओ टॉर्क क्या होगा, व्हाट विल बी टॉर्क, टॉर्क क्या होगा। अब देखो फिक्स पॉइंट एंड लाइन ऑफ 30 एक्शन, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही हो जाएगा, राइट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मेरा फोर्स ऐसा है, तो AC ही मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। किससे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे हो जाएगा, फोर्स से। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू 50 न्यूटन मीटर। या फिर दूसरा तरीका क्या है, RF साइन थीटा। 30 नहीं, R क्या होगा मेरा 10, F क्या होगा, R होगा 5, RF साइन थीटा, राइट, RF साइन थीटा। तो देखो R क्या है मेरा 5, F क्या है मेरा 10, साइन थीटा क्या है साइन 90। क्यों? परपेंडिकुलर लग रहा है। सी फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर, फोर्स और डिस्टेंस वेक्टर, डिस्टेंस वेक्टर जो फिक्स पॉइंट से है क्या है 90 डिग्री है कि नहीं, तो क्या आ जाएगा 50 न्यूटन मीटर ही आ जाएगा। मैं दोनों मेथड से करके बता रहा हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, कितनों को आ रहा है, हर्षल को आ रहा है, राइट, शिवम आया आपको, संकेत को आ रहा है। चलो स्टूडेंट्स, कैन यू प्लीज डू दिस क्वेश्चन, कैन यू डू दिस क्वेश्चन, आई गिव यू 1 मिनट। आप मुझे आंसर खुद करके टाइप करो, टाइप आंसर प्राइवेटली टाइप करो, ताकि बाकी बच्चे चीटिंग ना करें। टेन न्यूटन परपेंडिकुलर टू सी बी, बस यहाँ पे लग रहा है, देखो बताओ क्या होगा आंसर। सर एक्सक्यूज मी सर, अरे गए क्या सर गए
आया किसी का आंसर? एक नहीं भेजा है मुझे, बाकी तो ठीक है, हाँ सही है। बाकियों का आया 40। वेरी गुड। कैसे निकालेंगे फोर्स? अब देखो पाइवट ये है, फोर्स ये लग रहा है, राइट? तो क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? यही हो जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या हो जाएगा? टॉर्क इज परपेंडिकुलर इक्वल टू डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है फोर्स को 40 न्यूटन। ये टॉर्क होता है, तो टॉर्क इज नथिंग बट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। करना है। क्या क्या क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकियों का आंसर आया। कल्पना आपका क्या आया? साहिल, सुशील, तो वेरी गुड। देखो टॉर्क RF साइन थीटा भी लगाओगे तो क्या होगा? R क्या होगा? 4, F क्या होगा? 10 साइन 90, क्या हो जाएगा? 40 न्यूटन, राइट? अब देखो ये अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? एनसीईआरटी का। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से फोर्स को मल्टीप्लाई करना है, वही टॉर्क है। A 3 meter long ladder weighing 20 kg leans on a frictionless wall. Its feet rest on the floor 1 meter from the wall as shown in figure. Figure में बता रहा हूँ बना के. Find the reaction of force on the wall and the floor. अब क्या है? ये एक लैडर है, सॉरी ये वॉल है, ये फ्लोर है। वॉल एंड फ्लोर, उस पे क्या रखा है? उस पे एक लैडर है। ठीक है, लैडर कितना बड़ा है? 3 मीटर लॉन्ग। 3 मीटर लॉन्ग लैडर। ये लैडर की क्या है? ये लैडर की लेंथ है। साइड एरोस नहीं बनाता, ऐसे समझ जाओगे। इट्स फीट रेस्ट ऑन द फ्लोर 1 मीटर फ्रॉम द वॉल। उसके जो फीट है वो वॉल से कितना दूर है? 1 मीटर। As shown in figure, ये फिगर दिया है। Find the reaction forces of wall and the floor. ओके, यहाँ तक क्वेश्चन कितनों को समझ में आ रहा है? आंसर अभी हम करेंगे। How many of you are able to understand the question? सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स लगेगा। क्या क्या क्या? क्वेश्चन, अरे अंग्रेजी समझ में आ रही है कि नहीं? अभी तो कुछ पूछा ही नहीं, अंग्रेजी आ रही है? शिवम ने सॉल्व भी कर लिया, यस वेरी गुड। पता नहीं सही है कि नहीं। क्वेश्चन आ रहा है समझ में? 3 मीटर लॉन्ग लैडर है, 20 kg वेट है उसका, वो फ्रिक्शनलेस वॉल पे टिकी है। उसका 1 फीट फ्लोर पे है जो वॉल से 1 मीटर दूर है। आप हाइट एंड डिस्टेंस में भी करते होंगे, लास्ट ईयर किए होंगे। बस इसमें रिएक्शन फोर्स निकालने हैं, कहाँ कहाँ का? वॉल और फ्लोर का। अब देखो फ्लोर का रिएक्शन फोर्स कहाँ जाएगा? फ्लोर का रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? फ्लोर का रिएक्शन फोर्स किस तरह लगेगा? ऊपर की तरफ। दिस फोर्स ऑफ रिएक्शन नॉर्मल फोर्स बोल सकते हैं, N1। देखो कॉन्टेक्ट फोर्स जब भी लगता है क्या रहता है? नॉर्मल फोर्स होता है। यहाँ पे भी लगेगा एक, सीढ़ी और दीवार के बीच में ये लगेगा N2। अब देखो फ्लोर फ्रिक्शन देगा, फ्लोर फ्रिक्शन देगा, राइट? ये फ्रिक्शन हो गया, ऑपोजिट टू मोशन, जो सीढ़ी को फिसलने से रोकेगा। सीढ़ी को फिसलने से भी रोकने के लिए एक फोर्स चाहिए, ठीक है? और क्या क्या लग रहा है? अब देखो दीवार का कोई फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि दिया है फ्रिक्शनलेस वॉल। वॉल इज फ्रिक्शनलेस,
वॉल इज फ्रिक्शनलेस। अब ठीक है, लैडर कितना बड़ा है 3 मीटर, तो सेंटर ऑफ मास पे क्या लगेगा, उसका वेट लगेगा, कितना लगेगा 2 इंटू जी, कितना लगेगा 200 न्यूटन, 20 इंटू जी। ये पूरा क्वेश्चन दिया है मुझे। अब मुझे क्या पूछा है, मुझे n1 n2 की वैल्यू पूछी है। यहां तक कितनों को आ रहा है समझ में? हर्षल को आ गया, गायत्री को आया। हमने पढ़ा है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में फ्री बॉडी डायग्राम, राइट? वैसे ही टाइप का ही है। और अभी हमने बैलेंसिंग द मीटर स्केल पढ़ा था, उसी टाइप का समझ लो। इसमें बस क्या है, थोड़ा स्केल को टेढ़ा कर दिया और कुछ नहीं। वेद आ रहा है आपको? सोहेल बना? ये शिवम, कुछ क्वेश्चन है? आपने हाथ क्यों उठाया है? नो सर, आपने ऐसे सर वो बोल रहा था आ गया। अच्छा, चलो ठीक है। अब इसमें हम इक्वेशंस बनाते हैं। देखो, डाउनवर्ड फोर्स एंड अपवर्ड फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेगा, जब भी तो ऑब्जेक्ट बैलेंस होगा। तो देखो N1 should be equal to 200। आया समझ में? ये पहला, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। दूसरा क्या, दूसरा लगेगा फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू N2। एक्स और वाई एक्सिस के कैंसिल्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये वाई एक्सिस के और ये सॉरी N1 और 200 वाई एक्सिस के, ये वेट है राइट। N1 और 200 वाई एक्सिस के एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और फ्रिक्शन और नॉर्मल एक दूसरे को कैंसिल करेगा। जब भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, जब भी ऑब्जेक्ट बैलेंस होगा। देखो इसमें एक और चीज लगेगा, अब बैलेंस कर रहे हो तो क्या लगेगा इसमें, टॉर्क, टोटल टॉर्क क्या होना चाहिए, 0। किसके अलोंग? अब देखो आप किसी भी पॉइंट के अलोंग ले सकते हो, यू कैन टेक अलोंग एनी पॉइंट। आप पॉइंट ए के अलोंग ले सकते हो, पॉइंट बी के अलोंग ले सकते हो, पॉइंट सी के अलोंग ले सकते हो। अब देखो आप ऐसे पॉइंट के अलोंग लो तो आपका कौन सॉल्विंग इजी पड़े, ताकि आपको सॉल्विंग इजी पड़े। बताओ कौन से पॉइंट के अलोंग ले, ए बी या सी? बी। बी। देखो अगर आप बी के अलोंग लोगे तो आपको 3 फोर्स से डील करना पड़ेगा, लेकिन अगर ए के अलोंग लोगे तो कितने फोर्स से डील करना पड़ेगा, सिर्फ 2 फोर्स से। आ रहा है समझ में? देखो बी के अलोंग लोगे तो आपको कितने फोर्स के अलोंग मूवमेंट निकालना पड़ेगा, 3 फोर्स के अलोंग ना, N2 फ्रिक्शन N1। लेकिन अगर आप ए के अलोंग लोगे तो कितने फोर्स के अलोंग मूवमेंट निकालना पड़ेगा, सिर्फ 200 एंड N2। क्योंकि ये पॉइंट, जिस पॉइंट से हम मूवमेंट लेते हैं उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं। इसलिए बेटर वो रहता है, बेटर वो पॉइंट रहता है जिससे आपके कम से कम फोर्स लगे, कम से कम फोर्स के अलोंग मूवमेंट निकालना पड़े। तो मैं ए पे निकालूंगा, बी पे निकालने से भी आंसर आएगा, बी पे भी निकालने से आंसर गलत नहीं होगा। बट बेस्ट इज टू टेक अलोंग पॉइंट ए, सो दैट आपको ही 2 ही फोर्स के अलोंग मूवमेंट निकालना पड़े, क्योंकि N1 और फ्रिक्शन क्या हो गए, जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो मूवमेंट निकाल रहा हूं मैं पॉइंट ए के अलोंग। अब देखो ये मेरा 200 न्यूटन है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है राइट। तो ये डिस्टेंस मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अब देखो ये N2 है, N2 की लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी, N2 का ये होगा। तो हम ए के लॉन्ग निकाल रहे हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। कितनों को समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? देखो टॉर्क परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हुए बताया था मैंने आपको, तो ठीक है। अब देखो अगर मेरा ए, अब ये बी, ये ले लेता हूं मैं ओ, सपोज AOC है। अब देखो अगर AO मेरा 1 मीटर दिया है
तो ए और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से हो रहा है, ये सेंटर से नीचे आ रहा है परपेंडिकुलर, राइट। क्या थी? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, राइट? नहीं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, see B is midpoint of AC and BX is perpendicular to CO. If B is midpoint of AC and BX is perpendicular to CO, then AX is the midpoint of AO. You agree or not? See, if B is midpoint of AC and BX is perpendicular to CO, then X is the midpoint of AO. तो ये मेरा 0.5 हो गया। तो मेरा B कितना मोमेंट, टॉर्क ऑफ B, टॉर्क ऑफ B क्या हो जाएगा? टॉर्क ऑफ B विल बी व्हाट? 200 into 0.5 न्यूटन मीटर, which is equal to 100 न्यूटन मीटर। अब देखो, टॉर्क ड्यू टू N2, राइट? टॉर्क ड्यू टू N2 क्या होगा? N2 इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? अब मुझे ऑलरेडी पता है ये 1 मीटर डिस्टेंस है, राइट? दिस इज द 1 मीटर डिस्टेंस एंड दिस इज माय 3 मीटर। तो मुझे हाइपोटेन्यूस दिया है, मुझे बेस दिया है, मैं परपेंडिकुलर निकल सकता है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 8 2√2। तो देखो, अगर CO 2√2 है तो ये भी कितना हो जाएगा? दिस हाइट आल्सो विल बी 2√2। तो N2 into 2√2। अब देखो ये क्या मूवमेंट देगा मुझे? ये मूवमेंट मेरा इधर देगा, विच इज व्हाट? विच इज एंटी क्लॉकवाइज। और B किधर मूवमेंट देगा? B देगा मेरा पॉइंट B क्या देगा? क्लॉकवाइज। दिस 100 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, दिस इज 2√2 N2 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो, बैलेंसिंग के लिए क्या जरूरी है? बैलेंसिंग के लिए क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्या है मेरा? 100 शुड बी इक्वल टू 2√2 N2। सॉल्व करोगे N2 क्या हो जाएगा? 100 by 2√2 is equal to 50 by √2 becomes 25√2 न्यूटन। तो मेरा आंसर आ गया, मेरा N1 आ गया 200, N2 आ गया 25 2√2 न्यूटन, और फ्रिक्शन भी आ ही गया। फ्रिक्शन इज इक्वल टू N2, फ्रिक्शन इज इक्वल टू N2, तो मेरा फ्रिक्शन क्या आ गया? फ्रिक्शन भी आ गया 25√2 न्यूटन। दिस इज हाउ वी डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो ठंडे ठंडा दिमाग कर लो, देखो आया कि नहीं समझ में। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब मैंने टॉर्क कवर कर दिया, मैं टॉर्क के और क्वेश्चंस नहीं लेने वाला। आई कवर टॉर्क। कितनों को बन रहा है? डाउट है तो पूछो। शिवम आया? सर देख ले रहा हूँ। चले आगे। टाइम क्या हो गया? अरे 5:03 हो गया।
चलूं? सोहेल, आकांक्षा आ रहा है आपको? सोहेल चला गया, सोहेल इज नॉट देयर। अनघा, shall I proceed? चलो good. अब देखो नेक्स्ट क्या है। अब देखो जैसे मैंने बताया फोर्स मूव करता है अगर एक ही लाइन पे तो टॉर्क चेंज नहीं होता, वैसे ही अगर मेरा वेलोसिटी एक लाइन पे मूव करता है तो एंगुलर मोमेंटम भी चेंज नहीं होता। When object moves with uniform velocity, then angular momentum about a fixed point don't change. When object moves with uniform velocity. ठीक है, तो मतलब क्या है स्टेटमेंट का? इफ यू सी अबव स्टेटमेंट, दिस इज सेकंड डेरिवेशन आज का। व्हेन ऑब्जेक्ट्स, अब देखो अब क्वेश्चंस नहीं है, ओनली डेरिवेशंस है जितना मुझे नॉलेज में। यस, लेकिन सिंपल डेरिवेशन है। अगर आपको पहला डेरिवेशन आ गया तो ये सब आ जाएंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है, देन एंगुलर मोमेंटम अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट डोंट चेंज। सो देखो सपोज ये ऑब्जेक्ट है, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या, पहले ये देखते हैं। सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, एग्री और नॉट? वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होना चाहिए। मतलब क्या, दे शुड हैव सेम लाइन। सेम डायरेक्शन मतलब क्या, सेम लाइन ऑफ एक्शन। जैसे फोर्स में सेम लाइन ऑफ एक्शन था, वैसे ही वेलोसिटी में भी सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो सपोज अब मैं सपोज ये t1 टाइम t1 है, वेलोसिटी यहाँ पे मैं इस पॉइंट के अक्रॉस ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़े टाइम बाद t2 पे आ गया, लेकिन वेलोसिटी सेम है। मतलब क्या, मैग्नीट्यूड v ही है, डायरेक्शन भी क्या है, डायरेक्शन भी सेम है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, एंगुलर मोमेंटम सेम होता है। सेम चीज करते हैं, लेट्स डू द सेम चीज। अब देखो ये मेरा r1 होगा, राइट, ये मेरा क्या होगा, r2 होगा। ये क्या है मेरा, ये O A B D, ये मेरा θ1, ये मेरा θ2, ठीक है। अब देखो, अब मैं पॉइंट ए पे निकालता हूं, L एट पॉइंट ए। एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं, राइट। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, R इनटू वेलोसिटी इनटू साइन थीटा। कितनों को याद है ये? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? किसी को नहीं याद? सब भूल गए? कोई तो बोलो कुछ। सर दोबारा बताना। यस बता रहा हूँ। यस देखो, सपोज मेरा एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है, वो मूव करके पॉइंट बी पे चला गया। अब देखो पॉइंट ए से तो पॉइंट बी गया, सी ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी with uniform velocity, uniform velocity मतलब क्या, it has same magnitude and same line of action। line of action मतलब क्या, ये डैश लाइन दोनों की सेम है, ठीक है। मैं ये इरेज करता हूँ फिर से। तो मतलब कि T1 पे मैं कहां पे था, T1 पे मैं यहां पे था, सपोज ए पॉइंट पे। T1 पे मैं पॉइंट ए पे था,
T2 पे मैं पॉइंट B पे आ गया, वेलोसिटी सेम है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है। अब देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। वैसे इधर का भी मैं फिक्स पॉइंट क्या है, मैं ओके अलोंग निकाल रहा हूं, आई एम कंसीडरिंग दिस एज अ फिक्स पॉइंट। अब देखो ये मेरा R1 हो गया OA, OB R2 हो गया, ये एंगल क्या हो गया θ1, ये एंगल क्या हो गया θ2। आई एम डूइंग सिमिलर टू व्हाट आई डिड इन टॉर्क। आ रहा है यहां तक समझ में? Yes, sir. अब देखो एंगुलर, जैसे देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। वैसे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, आर वी साइन थीटा। देखो फोर्स को डिस्टेंस से क्रॉस प्रोडक्ट करो तो टॉर्क बनता है, वैसे सॉरी आर पी साइन थीटा। वैसे मोमेंटम को रेडियस से मल्टीप्लाई करो तो एंगुलर मोमेंटम बनता है, सॉरी आर पी साइन थीटा, आर पी साइन थीटा। इसलिए आप कंफ्यूज हो गए होंगे, अब आपको क्लियर हो जाएगा। आर वन, आई राइट अगेन, एल इज इक्वल टू R1 mv sin थीटा हो। अब ठीक है, Yes, sir. ठीक है। मोमेंटम को मल्टीप्लाई कर दोगे रेडियस से या डिस्टेंस से तो क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। ठीक है, अब कल्पना, रितेश, अनवई, अनघा, हर्षल, चलो ठीक है। अब देखो वैसी एल बी क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम एट बी बिकम्स व्हाट, R2 mv sin थीटा 2। ठीक है, R1 sin थीटा 1 क्या होगा, व्हाट इज R1 sin थीटा 1? R1 sin थीटा 1 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज व्हाट, विच इज O D। सो देखो L is equal to mv into OD, or I can directly date momentum into OD। वैसे LB क्या हो जाएगा, अब देखो MVP हो जाएगा R2 sin थीटा, R2 sin थीटा। अब मैं ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूं, आई एम टेकिंग ट्रायंगल OAD। इस केस में इसमें ले रहा हूं ट्रायंगल OBD। देखो OB sin थीटा 2 क्या हो जाएगा, OD ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू OD। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो from 1 and 2 LA is equal to LB। Is it not like similar to previous concept? How many of you agree? Previous concept जैसा ही पूरा। Yes, sir. थोड़ा पूरा ही मतलब। हाँ पूरा ही मतलब, बस फॉर्मूले में फर्क है, राइट? चलो ठीक है। सर ये P कहाँ पर लिखा था? P m into v। अब देखो ऑब्जेक्ट का कोई मास ही तो होगा। अब देखो एक ही ऑब्जेक्ट है तो दोनों पॉइंट पे मास तो सेम ही होगा और वेलोसिटी भी सेम है, तो इसलिए mv हो गया। ओके सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट of mass
10 kg and velocity 4 meter per second moves from point A to point B, then find the angular momentum of an object along point C. Of an object at point A and C, A and B. एक मिनट. Find the angular momentum of an object at point A and point B from fixed point C. Okay, students, अपने attendance भेज दो, time भी नहीं है अभी. Please send me attendance. सर बोलो. एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम ए टू बी 160 होगी. सर 4 10 40. ध्यान से. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा? अब देखो. मास इनटू वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस. सर यस, 240. करेक्ट. ऑब्जेक्ट कैसा जा रहा है? ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है ना. ऑब्जेक्ट इज गोइंग हाउ? लाइक दिस. हाउ वी फाइंड एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम इज सिमिलर टू टॉर्क. अब देखो, फिक्स पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो. फिक्स पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? व्हाट विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट? ये मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 6. तो एंगुलर मोमेंटम विल बी व्हाट? 6 into परपेंडिकुलर डिस्टेंस into मोमेंटम. मोमेंटम क्या है? मास into वेलोसिटी. मास into वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 40. क्या हो जाएगा? 240 न्यूटन. अब देखो, पॉइंट ए पॉइंट बी, even in between any point A to B, हर पॉइंट में क्या एंगुलर मोमेंटम क्या है? सेम है. बिकॉज मास इनटू वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम है. एंगुलर मोमेंटम एट एवरी पॉइंट विल बी सेम बिकॉज मास इनटू वेलोसिटी इज सेम. बिकॉज मास इनटू वेलोसिटी इज सेम एंड एक ही लाइन पे दे आर ऑन सिंगल लाइन. दे आर ऑन सिंगल लाइन. सिंस दे आर ऑन सिंगल लाइन, एंगुलर मोमेंटम विल आल्सो बी सेम. कितनों को आया समझ में? तो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन. कहाँ पे दो? यस. An object moves from point X with this mid of AB to point Y
An object moved from point X mid of AB to point Y with uniform velocity. Of 10 meter per second. If mass of object is 10 kg, find angular momentum at point Y. Find angular momentum at point Y. कैसे करेंगे? अब देखो पॉइंट x, ये डिस्टेंस कितना है? हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? 2, राइट? वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? m into v. m कितना है? 10. v कितना है? 10. तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा y पे भी? अब देखो एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी सेम है, राइट? वेलोसिटी सेम है, तो जो x पॉइंट पे मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ x पॉइंट विल बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ y पॉइंट. तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ x पॉइंट क्या हो जाएगा? 10 into 10 into 2 क्या होगा? 200. 300 और 400 कैसे? मिड पॉइंट से जा रहा है ना. सी, ये दोनों पैरेलल है, x sin b से पैरेलल. अच्छा आपने 4 ले लिया क्या? 4 मत लो, ये डिस्टेंस लोगे ना. कितनों को आ रहा है समझ में? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? ओके. Object starts I think I can after this I'll end. ठीक है ना? टाइम कितना हो गया? Sir, you can after this question हाँ if you want. क्या? If you want, you can. हाँ, after this question I'll end. वही. If object starts from rest, if object starts from rest at point A and accelerates with A equal to 4 meter per second square along AB. Find angular momentum at A and easy question है. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, बस ये करके जाना, अभी मत छोड़ो मीटिंग. ठीक है, जिसने Sir, marks अटेंडेंस नहीं है क्या? मार्क्स किस चीज के? अच्छा मार्क्स, मुझे मार्क्स सुनाई दिया 10 Yes, के. sir. मैं लेफ्ट साइड में आंसर कर दूंगा. ठीक है, देखो ए पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? 120 देखो ए पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? एट पॉइंट ए. पॉइंट ए पे वेलोसिटी क्या है? 120. वेलोसिटी 8 a 0. तो मोमेंटम एट ए क्या होगा? मोमेंटम एट ए 0 होगा. 0 होगा क्योंकि m into v होता है. तो एंगुलर मोमेंटम एट ए क्या हो जाएगा? 0.
अब देखो बॉडी ए टू बी एक्सेलरेट कर रही है कितनी स्पीड से 4 मीटर पर सेकेंड से, तो एक्सेलरेशन क्या होगा 4 मीटर पर सेकेंड, तो v इक्वल टू यू प्लस 80 राइट। अच्छा ये तो नहीं लग पाएगा, ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 2 इंटू a इंटू s, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, a मेरा क्या हो जाएगा 4, s कितना है 4, तो v क्या हो जाएगा मेरा 4√2 एट पॉइंट b। अब देखो मोमेंटम एट पॉइंट b क्या होगा m इंटू वी बी। अच्छा मैंने ऑलरेडी m क्या है मेरा 10, तो क्या हो जाएगा 40√2। अब एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा, देखो कुछ नहीं करना है आपको, यही परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑलवेज टेक द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑलवेज टेक द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी पे मेरा जो मोमेंटम है जा रहा है, पॉइंट बी पे जो मोमेंटम आ रहा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, उस लाइन का, उस वेक्टर की लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 होगा, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 40√2 विच इज इक्वल टू 120√2। आया समझ में क्या किया मैंने, देखो हमेशा परपेंडिकुलर, टेक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑलवेज टेक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑलवेज टेक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इवन इफ यू डू विद द वेक्टर, सपोज ये थीटा एंगल है राइट, आर और पी के बीच में, तो देखो एल एट बी क्या हो जाएगा आर पी साइन थीटा राइट, आर कितना है मेरा 5, पी कितना है मेरा 40√2 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3/5, क्या आएगा आंसर फाइनली 120√2। तो अभी तक मैंने कांस्टेंट के क्वेश्चन किए थे राइट, आई वाज टेकिंग वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता, ये तो हमें पता है, लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इवन दो वेलोसिटी इज चेंजिंग, ऑलवेज टेक अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओनली, ऑलवेज टेक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओनली। कितनों को आया समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? चलो ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन एल एंड आर, थीटा इज द डिस्टेंस बिटवीन एल एंड आर, तो ये एल होता है और ये आर होता है उसके बीच का डिस्टेंस, पी और आर, सॉरी पी और आर के बीच का डिस्टेंस, जैसे उसमें एफ और आर के बीच में होता था, एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर मोमेंटम में पॉइंट ए एंड बी ना, तो बी पे निकाला ना मैंने, निकला ना, तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अभी भी एक डेरिवेशन रह गया है, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच।